नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सृजन में। सृजन लेखन एक कला, एक ऐसी कला जो दिल को दिल से जोड़ने का काम करती है। लेखन की अलग अलग विधाओं में आप सभी के समक्ष इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। लगभग सभी भाषाओं में लेखन से जुड़ी प्रतिभाओं को आपसे रूबरू भी करवाएंगे। यही एक छोटा सा प्रयास है सृजन का। सृजन में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से। इनका जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। इन्हें इनकी कविता संग्रह रोज ही होता था ये सब के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा दुष्यंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बड़ा ही रोचक किस्सा है कि क से कानून पढ़ने गए इलाहाबाद, लेकिन उनका मन अटक गया क से कविता में और उन्होंने कानून की पढ़ाई अधूरी छोड़कर रुख किया पत्रकारिता का और जा पहुंचे इंदौर। फिर शहर दर शहर घूमते हुए आखिरी पड़ाव रहा गाजियाबाद और इस वक्त ये गाजियाबाद को रोशन कर रहे हैं। अवध से गाजियाबाद तक की यात्रा यानी अ से ग तक का सफर कैसा रहा, क्या क्या पड़ाव आए, जानते हैं अरुण जी की जुबानी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार नीरा जी। आपने तो मुझे मेरे बचपन में लौटा दिया। जी। मैं याद करता हूँ कोई 12-13 साल का एक बच्चा जिसने अपनी स्कूल की कॉपी में आखिरी पन्ने पर 4 लाइन की एक कविता लिखकर उसे कवर के नीचे छुपा दिया था। वो मेरी पहली कविता थी जी। और वो पहली कविता एक बच्चे की अपराध बोध और मेरे खुद के प्रति हम्म। प्रतिरोध से जन्मी थी। दरअसल हम लोग स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक सूखा कुआँ था। हम्म। उसके कोटर में एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। तो हम लोग जो है बच्चे थे मज़े-मज़े में उस पर पत्थर से निशाना लगाते थे। हम्म। तो एक दिन मैंने जब पत्थर मारा और फिर मुझे लगा कि ये तो अंडा फूट जाएगा तो उसमें एक जान है, वो भी चली जाएगी जो है। हम्म। और अम्मा कहती हैं कि नहीं हमको तो किसी भी जान को सताना नहीं चाहिए जो है। तो ये गलत है। पत्थर मारने के बाद फिर मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि ये अंडे पे ना लगे। जी। हम कोई काम करते हैं और सोचते हैं कि लक्ष्य पूर्ण हो, लेकिन यहाँ लक्ष्य पूर्ण ना हो, हम्म। इसकी कामना की पर हुआ उल्टा जी। और वो अंडा फूट गया। हम्म। और फूटने के बाद मुझे बहुत अपराध बोध हुआ और खुद के प्रति एक प्रतिरोध भी हुआ। आया मैं परेशान रहा, जो है परेशान रहते-रहते फिर 4 लाइन की तुकबंदी लिखी थी। क्या बात। वो ये थी कि एक अंडा मैंने तोड़ दिया, हम्म। एक जीवन मैंने तोड़ दिया और अम्मा की शिक्षा को कैसे मैंने छोड़ दिया। क्या बात। ये कविता तो नहीं थी, एक तुकबंदी थी, तुकबंदी थी। पर वो लिखा और उसको कोई देख ना ले तो पिछले पेज पे थी, जो कवर चढ़ाते हैं, हम्म। उस कवर के अंदर उसको छुपा दिया था जो जी। है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। मैं 8वीं तक गाँव के पास में ही एक स्कूल में पढ़ा। हम्म। उसके बाद 9वीं से मैं आ गया प्रतापगढ़ शहर में जीआईसी में पढ़ने के लिए। हम्म। वहाँ पर प्रतापगढ़ में मुझे मिले कवि कल्पनेश जी। जी। कल्पनेश इलाहाबाद के रहने वाले थे और प्रतापगढ़ में पान की एक दुकान चलाते थे। बाद में वो संत हो गए और आजकल किसी आश्रम में रहते हैं। पर उनकी संगत में हमने जो है कविता के साथ जाना शुरू किया। हम्म। वो इलाहाबाद की सेंट्रल लाइब्रेरी के सदस्य थे, तो वहाँ से वो जब जाते थे जो है हफ्ते में घर, तो कुछ किताबें ले आते थे। तो पहली किताबें साहित्यिक मैंने अपने कोर्स के अलावा जो साहित्यिक हम्म। किताबें पढ़ी, हम्म। वो उन्होंने महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि नीरजा ये किताबें थी। तो इन किताबों से मेरे अंदर एक जो है छंदात्मकता, एक लयबोध हम्म। पैदा हुआ और कविता की तरफ रुझान शुरू हुआ। जी। तो अरुण जी, सबसे खास बात मुझे आपकी बात में ये लगी कि आपने कहा कि जब आप स्कूल में थे, तब आप
आपको एक अपराध बोध हुआ और एक आपने कहा कि मैंने एक पत्थर मारा और एक पत्थर के बाद फूटी एक कविता। तो कहते हैं कि कविता जो पहली कविता है ना बिल्कुल पहले प्रेम जैसी होती है, कि उतनी ही प्यारी होती है। तो आपकी पहली कविता तो आपने सुनाई, उसका भाव बहुत अच्छा था, लेकिन एक कविता वो भी रही होगी, जिसे आप अपनी पहली कविता मानते हैं, वो कौन-सी थी? जी, वो कविता मैंने बताया जब मैं बाबा कल्पनेश जी के साथ में जी। आया, उनकी पान की दुकान पे हम लोग घंटों बैठते थे। जी। और वो पान भी लगाते जाते थे और कविताएँ भी सुनाते हुँ, हुँ। जाते थे जो है। और तो उस समय मैंने एक कविता लिखी, वो छंद में ही थी, महादेवी जी का शायद प्रभाव था जो है। हुँ, और वो कविता थी जो है, आज तो मैं उसको भी जो है कविता नहीं मानूँगा, लेकिन वो हुँ, पहले ही कविता थी कि उसके शब्द थे कि जाग रे अनजान, विश्व में भूचाल आया, युद्ध का निहार छाया, ध्वंस का संदेश लेकर द्वेष का दस शीष आया। हुँ, तो ये था कि जो है दुनिया में भूचाल आया, वो उस समय भी आज जैसी परिस्थितियाँ थी, कुछ युद्ध के बादल छाए हुए थे। हुँ, और निहार शब्द वो मैंने शायद वो महादेवी जी के कविता से ही लिया था जो है। जी। तो कोहरा होता है हुँ, हुँ, कि भाव ये था कि पूरी दुनिया में जो है एक हलचल मची हुई है, युद्ध का कोहरा छाया हुआ है और ईर्ष्या का, द्वेष का संदेश लेकर के एक नया रावण आ गया है। हुँ, वैसे देखें तो आज भी परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही वैश्विक लेवल पर बन रही हैं। पर वो मेरी पहली कविता थी और कल्पनेश जी ने ही मुझे बताया कि कोई काव्य प्रतियोगिता हो रही है, एक परियामा कस्बा था प्रतापगढ़ का वहाँ पर, हुँ, तो इसको भेज दो वहाँ पर। तो मैंने इस कविता को भेज दिया और इस पर मुझे ₹15 का पुरस्कार क्या बात है! मिला, मनी ऑर्डर से पुरस्कार आया था। जी। तो अच्छा लगा कि कविता लिखी और कुछ मिला भी हुँ। इस पर जो है। अगर आप चाहें तो ये कविता जो है हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक अलग-सा ही रिश्ता होता है पहली कविता से, पहले लेखन से। जी, इसकी वही 4 लाइनें जो मैंने सुनाई अब वही याद हैं अच्छा। जो है, क्योंकि अब वो मेरी स्मृति से चली गई है और मेरे किसी संग्रह में भी नहीं है। पुरानी डायरियों में शायद कहीं जी। होगी। हुँ, और इसके बाद फिर मैं कानून की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद आ गया। हुँ, हुँ, तो सही मायने में कोई कविता किसी सार्वजनिक मंच पर मैंने जो पढ़ी, हुँ। वो यानी पहली इलाहाबाद कविता। में ही पढ़ी मैंने। जी। इलाहाबाद में नई कविता के बहुत बड़ी हस्ती डॉक्टर हुँ, जगदीश गुप्त जी हुँ, हुँ। रहते थे। उनका घर जो है निराला जी के घर के बिल्कुल पास में था और हम लोग भी दारागंज में ही रहते थे। अच्छा। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हर साल होली के मौके पर अपने आवास पे एक कवि सम्मेलन करवाते थे। हुँ, तो एक दिन हम लोग शाम को गए थे जो है घूमने के लिए लौट रहे थे, तो देखा कि वहाँ पर टेंट लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, कुछ चल रहा है। हुँ। तो हम लोग भी जा कर के बैठ गए, स्टूडेंट थे। अच्छा। फिर संचालक ने कहा कि और भी कोई कविता पढ़ना चाहे तो अपना नाम भेज दे। हुँ, तो मेरे एक मित्र ने मुझे बिना बताए मेरा नाम भेज दिया हुँ। और थोड़ी देर बाद जब संचालक ने परिचय देना शुरू किया, तो अरुण का मतलब सूर्य होता है, लाल होता है, ऐसा कहना शुरू किया। तो मेरे मित्र ने कहा कि तुझे पता है कि ये किसका परिचय दिया जा रहा है? हुँ, मैंने कहा होगा किसी कवि का जो है। हुँ। बोले वो कवि तू है? क्या बात है! तो मेरे तो एकदम हाथ-पैर काँप गए कि ना मेरे पास डायरी है और ना कभी इस तरह से जो है इतने बड़े मंच पे पढ़ा था जो है। हुँ, और सही में जब उन्होंने नाम पुकारा तो फिर गया हुँ। और एकदम ये हकीकत है कि उस समय मेरे पैर काँप रहे थे जब मैं माइक पर जी। पहुँचा। पर एक मेरी कविता थी, मैं शुरू में अवधी में लिखता था हुँ, हुँ, और वो दोस्तों को कई बार सुना चुका था तो लगभग याद थी। हुँ, तो मैंने आँख मूंद के हुँ, पढ़ना शुरू किया। तो उसके ये शब्द थे जो है हुँ, कि चूँकि होली का अवसर था तो चाहे आवै होली, हुँ, हुँ। चाहे पड़ै दिवाली, नाही सुझात बा कुछ जब जे बहाई खाली। क्या बात! इसके अगले बंद में एक किसान की व्यथा थी जिसका बेटा बेरोजगार है। हुँ, हुँ। उसकी पंक्तियाँ थी कि सोचत रहे कि बेटवा पढ़ लिख के होए अफ़सर, लेकिन लेहउ डिग्री काटई सड़क पे चक्कर।
हुँ, पढ़ लिख के धूल फाँकत घूमई बना मवाली, नाहीं सुझात बा कुछ जब जेब आहे खाली, खाली चाहे आवै होली, चाहे पड़े दिवाली। तो ये पहली कविता थी हुँ, अवधी की। हुँ, हुँ, और इसी कविता के साथ आधुनिक कविता के साथ मेरा संबंध शुरू होता है हुँ, कि जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, तो मुझे एक युवा ने पकड़ लिया। हुँ, बोले, "यार तुम्हारी कविता में तो बहुत आग है।" अब तक मुझे नहीं पता था कि कविता में आग भी होती है। बोले, "ये तो बहुत क्रांतिकारी कविता है।" हुँ, और उस युवा का नाम था नरेंद्र श्रीवास्तव। जी। वो वहाँ पर जन संस्कृति मंच नाम की एक संस्था थी, हुँ, हुँ, उसके प्रमुख कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने मेरा पता लिया और अगले दिन मेरे घर पे आ गए, बोले कि तुम्हारी कविताएँ बहुत अच्छी हैं और लेकिन तुम्हें आज लिखी जा रही कविताएँ पढ़नी चाहिए। हुँ, तो उन्होंने कुछ किताबें, कुछ पत्रिकाएँ, साहित्य दिया पढ़ने के लिए और फिर उनके घर मेरा आना-जाना शुरू हो गया। तो अ, कई कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास वगैरह उनके साथ मैंने पढ़े जो है, तो हुँ, मुझे लगा कि जो है ये है। और वहीं से मैं जो है ये छंदबद्ध शुरू में लिखता था, हुँ, तो मुझे लगा कि आज का ज़माना जो है वो मुक्त छंद की कविता का है। हुँ, क्योंकि जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो समय की जटिलता है जो है बिल्कुल, और छंद जो है एक अनुशासन में होता है, अनुशासन। एक उसकी सीमा होती है, हुँ, तो उस सीमा में रह कर के भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हुँ, बिल्कुल। तो मैं समकालीन कविता जो छंदमुक्त कविता है, हुँ, इसकी तरफ मैं उन्मुख हुआ। लेकिन पुरानी तरह की जो लिखता था, हुँ, हुँ, छंद वाली कविताएँ भी, उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ा। हुँ, तो कुछ गीत, कुछ गज़ल वगैरह बीच-बीच में मैं लिखता रहा। तो आज भी मेरी जो सबसे प्रिय कविता है, हुँ, वो एक छंद में ही है। जी, सुनना चाहेंगे? वो उसका एक प्रसंग है कि मैं उन दिनों इंदौर में था। 1989 यानी 89 हुँ, की बात है। वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था। अ, माँ गाँव में थी, बहुत ज़्यादा दुखी होती थी उस समय। इस तरह से मोबाइल वगैरह नहीं थे कि रोज़ हाल-चाल ले लें, वीडियो हुँ, कॉलिंग हो जाए जो है। हुँ, हुँ, चिट्ठियाँ चलती थी जो है, चिट्ठी में उन्होंने अपनी चिंता वगैरह ज़ाहिर की। तो उसको मैंने कविता के रूप में लिखा और कविता का शीर्षक है अम्मा की चिट्ठी। हुँ, पंक्तियाँ हैं, गाँवों की पगडंडी जैसे टेढ़े अक्षर डोल रहे हैं। क्या बात! अब देखते होंगे कि बुजुर्गों की हुँ, लिखावट थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हुँ, हो जाती है, कि गाँवों की पगडंडी जैसे टेढ़े अक्षर डोल रहे हैं, अम्मा की ही है यह चिट्ठी, हुँ, एक-एक कर बोल रहे हैं। क्या बात! 48 घंटे से छोटी हुँ, अब तो कोई रात नहीं है, पर आगे लिखती है अम्मा, घबराने की बात कोई नहीं बात है। नहीं है। दिया बाती माचिस सब है, हुँ, बस थोड़ा-सा तेल नहीं है। मुखिया जी कहते इस युग में दिया जलाना खेल नहीं है। हुँ, गाँव देश का हाल लिखूँ क्या, ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं है। चारों ओर खिली है सरसों, पर जाने क्यों वास नहीं है। चारों ओर खिली है सरसों, पर जाने क्यों वास नहीं है। केवल ठंडक ही गायब है, आम नीम की छाँव वही है। हुँ, केवल ठंडक ही गायब है, आम नीम की छाँव हाँ, वही है। और संबंधों की गर्मी गायब, जलता हुआ अलाव वही है। क्या बात! टूट गया पुल गंगा जी का, लेकिन अभी बहाव वही है। हुँ, मल्लाहा तो बदल गया, हुँ, पर छेदों वाली नाव वही है। बेटा सुना शहर में तेरे, मार काट का दौर चल रहा। कैसे लिखूं यहाँ आ जाओ, उसी आग में गांव जल रहा। क्या बात है! कर्फ्यू यहाँ नहीं लगता, पर कर्फ्यू जैसा लग जाता है। हुँ, रामू का वह जिगरी जुम्मन,
मिलने से अब कतराता है। चौराहों पर वहाँ यहाँ रिश्तों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हुँ, इसकी नज़रों से बच जाओ, यही प्रार्थना, यही दुआ है। पूजा पाठ बंद है सब कुछ, हुँ, तेरी माला जपती हूँ, तेरे सारे पत्र पुराने रामायण सा पढ़ती हूँ। क्या बात! आखिरी पंक्तियाँ हैं कि तेरे पास चाहती आना, पर न छूटती है यह मिट्टी, हुँ, आगे कुछ भी लिखा ना जाए, जल्दी से तुम देना चिट्ठी। अभी 3 साल पहले मेरी माँ नहीं रहीं, तो उसके बाद मैं जब इस कविता को पढ़ता हूँ तो हुँ, थोड़ा भावुक हो भाव जाता हूँ। बिल्कुल। और माँ शब्द ही ऐसा है अरुण जी कि आप जब ये कह रहे थे कविता, तो मैं भी बीच में बहुत बार भावुक हुई। और माँ तो ना होकर भी हमेशा साथ रहती है और आपके साथ भी हैं, देख रही हैं आपको। और जिस तरह से आपने कहा कि माँ ने कैसे आपकी चिट्ठियों को रामायण से तुलना कर दी, कितनी बड़ी बात है। और एक माँ का दिल ये भी कहता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, लेकिन फिर भी वो जो वहाँ की कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए वो कहती हैं कि जहाँ हो वहाँ खुश रहो। तो आप प्लीज़ स्माइल कीजिए, खुश रहिए। और माँ जहाँ से भी आपको देख रही हैं आशीर्वाद दे रही होंगी। और बहुत खूबसूरत और सरल आपका लेखन है। आप उपन्यास भी आपने लिखा है, लेकिन एक जिज्ञासा मन में ये उठ रही है कि कविताएँ लिखते-लिखते क्या ऐसा प्रेरणा स्रोत आपका रहा? कैसे किस घटना ने आपको प्रेरित किया कि आप उपन्यास की तरफ मुड़ गए? देखिए, भारत के इतिहास में जी। 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, हुँ, जो हमारे 2 राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं हुँ, हुँ, और उनके लोकतंत्र विरोधी चेहरे को भी कहीं न कहीं उजागर हुँ, करती हैं। हुँ, तो एक है 1975 आपातकाल और दूसरा 6 दिसंबर का मामला जो है। ये दोनों घटनाएँ मेरे ध्यान में थीं, मैं इन पर एक लंबी कविता हुँ, लिखना चाहता था। क्योंकि यही 2 एक तरह से विकल्प हैं हमारे सामने हुँ, कि आपको राज करना है या आपको बिल्कुल। कुछ करना है। तो लंबी कविता लिखना चाहता था लेकिन इसमें इतनी घटनाएँ, उपघटनाएँ, हुँ, किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ शामिल थे, तो तब मुझे इतना लगा कुछ कि था। इसको जो है एक उपन्यास के रूप में ही हुँ, लिखा जा सकता है। हुँ। तो इस तरह से मतलब कविता यानी कविता में समेटना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। जी। तो यही आपका एक वो रहा उद्देश्य कि क्योंकि सारी बात जो है मन की वो कागज़ पर उतारनी थी, तो इसलिए आपने उपन्यास लिखा। और इसके अलावा जो है उपन्यास के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि किस तरह का उसमें मतलब आपका अनुभव कैसा रहा कविता लेखन के बाद उपन्यास लेखन का? देखिए कविता ये भावावेग में हुँ, आती है हुँ, और थोड़े समय में लिख ली जाती है। उपन्यास लिखने में मुझे 6-7 साल लग गए। अच्छा। और क्या शीर्षक है आपके उपन्यास का? इसका शीर्षक है उत्तर वनवास। उत्तर बनवास। जी, लेकिन काफ़ी समय से हम बात कर रहे हैं कि कविताएँ जो हैं वो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुँच जाती हैं। तो आपके दिल तक जो कविता है, जो दिल में समाई हुई है, कोई कविता सुनना चाहेंगे आपसे? ये मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। इसका शीर्षक है कागज़ का आत्मकथ्य। हुँ, हम सारी दुनिया के लेखक कवि लोग अपने मन की बात बताने के लिए हुँ, हर साल हज़ारों टन कागज़ बर्बाद कर देते हैं। हुँ, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि हम क्या सोचते हैं। एक दिन मैंने सोचा कि कागज़ क्या सोचता होगा? क्या बात है। तो ये कविता है कागज़ का आत्मकथ्य। हुँ, अपने एकांत की छाया में बैठ जब कोई लजाधुर लड़की मेरी पीठ पर लिखती है अपने प्रिय को प्रेम पत्र, तो गुदगुदी से फरफरा उठता हूँ मैं। परदेस में बैठे बेटे की चिट्ठी बाँचते हुए जब काँपता है किसी जुलजुल माँ का हाथ, तो रेशा-रेशा काँप जाता हूँ मैं और उसकी आँख से कोई आँसू टपकने के पहले अपने ही आँसुओं से भीग जाता हूँ मैं। महाजन की बही में गुस्से से सुलग उठता हूँ
जब कोई बेबस अपने ही दुर्भाग्य के दस्तावेज पर लगाता है अंगूठा, मुगालते भी पाल लेता हूँ कभी-कभी। हुँ, मुगालते भी पाल लेता हूँ कभी-कभी, मसलन जब उत्तर पुस्तिका की भूमिका में होता हूँ, तो इस खुशफ़हमी में डूबता उतराता हूँ कि मेरे ही हाथ में है नई पीढ़ी का भविष्य। हुँ, रुपए की भूमिका में भी हो जाती है खुशफ़हमी कि मेरे ही दम पर चल रहा है बाज़ार, हुँ, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है, कीमत मेरी नहीं, उस चिड़िया की है, जिसे रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने बिठा दिया है मेरी पीठ पर। बिल्कुल। अपने जन्म को कोसता हूँ, जब लिखी जाती है कोई काली इबारत या घटिया किताब, पर अच्छा लगता है अपना होना, जब बनता हूँ किसी अच्छी और सच्ची रचना का बिछौना। बोर हो जाता हूँ, जब पुस्तकालयों में धूल खाता हूँ। बोर हो जाता हूँ, जब पुस्तकालयों में धूल खाता हूँ, पर जैसे ही किसी बच्चे का मिलता है साथ, हुँ, मैं पतंग हो जाता हूँ। क्या बात है! मेरे बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, पर आप तो जानते हैं, हम जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे पूरा-पूरा कहाँ कह पाते हैं। जो कुछ अनकहा रह जाता है, उसे फिर कहता हूँ, तो फिर कहने के लिए कोरा बचा रहता हूँ। क्या तो ये बात कविता है! थी कागज़ का आत्मकथ्य। बहुत बढ़िया कि कुछ जो बचा रह जाता है, उसे कहने के लिए फिर कोरा रह जाता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि ये भी एक अनूठा-सा विषय है कि कवि होने के बावजूद, लेखक होने के बावजूद, आपने ये सोचा कि कागज़ क्या सोचता होगा? इसी तरह से कोई और कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो भी सुनना चाहेंगे? एक फूल का आत्मवृत्त। जी। अपने बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हुँ, हुँ, पर लोगों की राय है कि मैं एक विशिष्ट फूल हूँ। हुँ, 85% मधुमक्खियों का मानना है कि सबसे अलहदा है मेरी खुशबू और 87% भंवरों की राय है कि औरों से अलग है मेरा रंग। ऐसे फूल बहुत सारे दिखते होंगे हुँ, आपको अपने आसपास। टहनी से तोड़ लिए जाने के बाद भी बहुत देर तक बना रहता हूँ तरोताजा। हुँ, किसी भी रंग के फूल के साथ किसी भी गुलदस्ते की शोभा में लगा सकता हूँ चार चाँद। क्या बात मुझे चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं देवता, मेरी माला पहनते ही वशीभूत हो जाते हैं नेता, मेरी एक छोटी-सी कली खोल देती है प्रेम की सकरी गली। क्या बात यहाँ तक आते-आते लड़खड़ा गई है मेरी ज़ुबान, जानता हूँ कि बोल गया हूँ ज़रूरत से कुछ ज़्यादा, पर क्या करूँ, यह ऐसी ही भाषा का समय है कि ऐसे ही बोलकर बड़े-बड़े बोल महँगे दामों पर बिक गए मेरे बहुत से दोस्त। हुँ, पर मेरी ज़बान ने ऐन वक़्त पर लड़खड़ा कर बिगाड़ दिया मेरा काम। ऐसे वक़्त पर जो लड़खड़ा जाती है यह ज़ुबान दुनिया की दुकान में, क्या इसका भी कोई मूल्य है श्रीमान? क्या बात क्या बात अरुण जी, जैसे शुरुआत में ही हमने कहा कि आपने अ से ग तक का सफ़र किया है, यानी अवध से गाज़ियाबाद तक का। तो इस दौरान बहुत से शहरों में आपका रहना हुआ, उनके साथ आप रूबरू भी हुए, बहुत सारे पहलू भी आपके सामने आए होंगे। तो कभी-कभी हम कुछ लिखते हैं, तो वो ख़ास घटना से तो जुड़ा होता ही है, लेकिन उस जगह से भी उसका कोई ना कोई रिश्ता होता है। ऐसी भी कोई कविता है कि आपको याद आता हो कि उस वक़्त मैं वहाँ था, चंडीगढ़ में था या फिर मैं इंदौर में था, कोई ऐसी घटना? चंडीगढ़ में सब जानते हैं कि वहाँ की फ़ेमस चीज़ है रॉक गार्डन हुँ, और सुखना लेक। हुँ, ये दोनों चीज़ों का संदर्भ है इसमें कि रॉक गार्डन यानी पत्थरों का बगीचा, सपने में शहर, पत्थरों का बगीचा देखता है स्वप्न कि वह सुख की झील बन जाए। सुख की झील यानी सुखना। हुँ,
पत्थरों का बगीचा देखता है स्वप्न कि वह सुख की झील बन जाए। झील का स्वप्न है कि नदी बन बहती रहे। नदी की लहरें सुर लहरियाँ बन जाना चाहती हैं। सुर लहरियाँ थिरकते पाँवों में तब्दील हो जाना चाहती हैं। यहाँ जो लाल है, वो हरा हो जाने की उम्मीद में है। जो हरा है, वो चटक पीला हो जाना चाहता है। हुँ, फूल के मन में है तितली बन जाने का ख्वाब। तितली चाहती है कि वो हवा हो जाए। हवा सोचती रहती है कि वो क्या हो जाए। हुँ, क्या बात है। इसमें एक बड़ी ख़ासी बात ये है कि अक्सर हम ये भूल कर बैठते हैं कि हम जो हैं, सो तो हैं, वो भूल जाते हैं और लेकिन दिल में कहीं न कहीं ये कामना लिए बैठ जाते हैं कि जो सामने वाला है। लेकिन जी, ऐसा कहा गया है कि हर मनुष्य को, हर इंसान को एक अलग-अलग पहचान के साथ-साथ एक अलग कला के साथ भी नवाज़ा गया है। ज़रूरत है उसे पहचानने की, लेकिन एक प्रश्न अभी भी अरुण जी ऐसा है, जो बार-बार हर बार जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं ये पूछ लूँ। वो ये है कि आप रहे पत्रकारिता में, जी। ऐसे व्यस्त उसमें मैं कहूँगी कि आपने लिखने का समय कैसे निकाला, कब निकाला? और अक्सर हम सुनते हैं कि एक सेट पैटर्न होता है कि भई मैं रात में लिखता हूँ या मैं इस वक़्त लिखता हूँ। तो आपका क्या पैटर्न है? आप कब लिखते हैं? और क्या कैसे आपने अपने लिए ये समय लेखन के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, अगर झूठ बोलना हो, तो मैं नहीं, भी नहीं, कह दूँ सच-सच कि बोलना। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, फिर जी। कुछ देर हुँ, विचार करता हूँ, फिर भाव आते हैं, हुँ, फिर लिखता हूँ और किस तरह के कागज़ पे लिखता हूँ, किस तरह हुँ। का पेन मुझे अच्छा लगता है। पर हकीकत ये है कि जैसा आपने कहा कि पत्रकारिता के पेशे में हुँ, ये सब इतना समय हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो मैं तो अपने मोबाइल पे लिखता हूँ। मोबाइल मेरे साथ रहता है, आते-जाते कहीं कोई अच्छा बिंब, कोई अच्छा भाव मेरे मन में हुँ, आया, हुँ। तो मैं उसको लिख कर के जो है, वो सहेज सेव लेते कर हैं। लेता हूँ जो है, हुँ, 4 लाइनें, 6 लाइनें फिर बाद में लिखता रहता हूँ। हुँ, यहाँ तक कि मेरा जो उपन्यास है, हुँ, वो मैंने लैपटॉप पे शुरू किया था हुँ। और वो मोबाइल पे खत्म हुआ, खत्म हुआ। कि मैं कहीं भी उसकी 10 लाइनें आती थी, 20 हुँ, लाइनें जो है, हुँ। लिख लेता था जो है, लिखते पता चला कि 250 पृष्ठ क्या बात है! हो गए। हुँ, तो वो ये इस तरह का लेखन है मेरा कि समाज के बीच में रहते हुए कोई भी हुँ, अच्छा बिंब, कोई अच्छा भाव, हुँ, कोई विचार या कोई ऐसी चीज़ जिसका मुझे प्रतिरोध करना है, जो मुझे नहीं अच्छी लगती है, जो अच्छी लगती है, हुँ, उसको मैं बाद में भूल ना जाऊँ, हुँ। इसलिए मैं जो है उसको उसी समय लिख लेते हैं। नोट कर लेता हुँ। हूँ फिर। और मुझे ऐसा लगता है अरुण जी ये एक प्लस पॉइंट भी है कि आपके पास सुविधा है आप जल्दी से जो है उसको सेव कर सकते हैं, सहेज सकते हैं और फिर जब आपको वक़्त मिले उस पर फिर से पुनः विचार करते हैं और फिर उसको कविता का रूप या जैसे भी आपको अच्छा लगे आप अपने विचार जो हैं कागज़ पर उतारते हैं। तो इसके अलावा आप आपका ये जो दोनों आपके जो जैसे आपने कहा कि उपन्यास भी लिखा है आपने और कविता भी लिखी है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ, अरुण जी से ये पूछा जाए कि मज़ा किसमें आया आपको? नहीं, मैं मूलतः कवि ही हूँ जो है, अच्छा, उपन्यास तो लिख दिया मैंने। लिख दिया। एक और उपन्यास हालाँकि लिख रहा हूँ जो है वो क्या बात है! पहला 6-7 साल में पूरा हुआ था, ये कब पूरा होगा नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन मेरा मन जहाँ रमता है, हुँ, हुँ, वो कविता है। वो कविता है। तो एक मन में रमी हुई और दिल के बहुत करीब सी एक कविता और सुनना चाहेंगे आपसे। कविता है डायरी। हुँ, जैसे कागज़ कुछ कहता था जो है, हुँ, वैसे डायरी भी है कि हम लोग डायरी लिखते हैं और कोई हमारी डायरी पढ़ता है तो उसको लगता है कि जो है एक छवि बनती हुँ, है ना? पर क्या वो कितनी वास्तविक छवि होती है और हम डायरी लिखते हुए भी कितना सचेत रहते हैं, कितना सही हुँ। दर्ज करते हैं, हाँ, हाँ। कितना छोड़ देते हैं जो है हुँ, उसमें जो है, तो ये कविता है डायरी। हुँ। जैसे डायरी हमेशा पास में रहती है, ये भी पास में रहती है। पंक्ति दर पंक्ति तुम मुझे लिखते हो, पर जिन्हें नहीं लिखते, उन पंक्तियों में तुम्हें लिखती हूँ मैं। क्या बात है! रोज़-रोज़ देखती हूँ
कि लिखते-लिखते कहाँ ठिठक गई तुम्हारी कलम, कौन-सा वाक्य लिखा और फिर काट दिया। किस शब्द पर फेरी इस तरह स्याही कि बहुत चाहकर भी कोई पढ़ न सके उसे, और किस वाक्य को काटा इस तरह कि काट दी गई इबारत ही पढ़ी जाए सबसे पहले। हुँ, रोज़ तुम्हें लिखते और काटते देखते हुए एक दिन चकित हो जाती हूँ कि लिखने और काटने की कला में कितना माहिर हो गए हो तुम। क्या बात है! कि अब तुम कागज़ से पहले मन में ही लिखते और काट लेते हो। हुँ, मुझे देते हो सिर्फ़ संपादित पंक्तियाँ, सधी हुई और चुस्त। हुँ, इन सधी हुई और चुस्त पंक्तियों में तुम्हें ढूँढते हैं लोग, क्या पर तुम खुद कहाँ ढूँढोगे खुद को कि तुमसे बेहतर जानता है कौन हुँ, कि जो तस्वीर तुम कागज़ पर बनाते हो, खुद को उसके कितना करीब पाते हो। क्या बात है अरुण जी! वाक़ई में ये सच है अरुण जी कि हम डायरी लिखते तो हैं लेकिन सच यही है कि डायरी में वही लिखा जाता है कि अगर कोई पढ़े तो वो पढ़ने लायक हो। लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो दिल में ही छुपी होती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कोई ऐसी कविता जो आपको ये लगता हो कि आपने देखिए आपने कहा कि आपने डायरी पर भी लिखा, कागज़ पर भी लिखा, माँ पर भी एक कविता आपने लिखी। लेकिन कोई ऐसी कविता जो आपको लगता हो कि आपने खुद के लिए लिखी और आप पर सटीक बैठती हो, ऐसी कोई कविता? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक जो लेखक है, उसकी कलम हमेशा-हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ ज़हन में आता ही रहता है और उतरता रहता है कागज़ पर। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कभी-कभी वो अपने ऊपर लिखता है। तो आपने भी ज़रूर लिखा होगा। अपने ऊपर क्या मतलब अपने कवि के ऊपर लिखा है कि कैसी कविता लिखना मेरी आकांक्षा है। हुँ, इसका शीर्षक ही है ऐसी एक कविता, अच्छा। जिसे गेंद की तरह उछाल-उछाल खेल सके एक बच्चा, हुँ, जिसे बच्चे की किलकारी समझ हुलस उठे एक माँ, जो प्रतीक्षालय की किसी पुरानी बेंच की तरह हो, इतनी साधारण कि बिना संकोच उस पर पीठ टिका सुस्ता सके एक थका हुआ बूढ़ा मुसाफिर, क्या बात जो युद्ध भूमि में घायल सैनिक को याद आए माँ के दुलार या प्रेयसी के प्यार की तरह, जो योद्धा की तलवार की तरह हो धारदार, जो धार पर रखी हुई गर्दन की तरह हो खून से सनी फिर भी तनी। हुँ, पता नहीं कब लिख सकूंगा ऐसी एक कविता, आज तक तो नहीं बनी। आज तक तो नहीं बनी। यानी हम ये मान लें कि जिसमें हम अरुण जी को ढूँढ पाएँ, तो ऐसी कविता अभी आपने लिखी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप हमारे प्रोग्राम में आएँ तो कुछ तो ऐसा हो जो जान पाएँ कि अरुण क्या सोचते हैं अपने बारे में। तो अरुण जी एक चीज़ और है कि सफ़र तो हर एक ऐसा होता है कहानी जैसा, है ना? आप किसी भी की बात करेंगे तो सफ़र कहानी ही होता है असल में। लेकिन जैसे आपने कविता लिखी, उपन्यास लिखा तो कभी सोचते हैं कि कहानी की ओर भी रुख होगा? कहानी कभी मन में तो आया? शायद नहीं नहीं लिखूंगा होगा। मैं, ये भविष्य का पता नहीं है कि लिख सकूंगा, लेकिन मेरी आकांक्षा में ऐसा नहीं अभी तक है विचार जो है। नहीं। और उपन्यास भी दोनों मैंने लिखे नहीं, वैसे वो लिखवा लिए गए। मेरे मन ने। अच्छा। तो जो है पहला उपन्यास जैसा मैंने बताया कि उसमें पिछले 60-65 साल का इतिहास था जो है, हुँ, हुँ, कि जो दूसरा उपन्यास मैंने शुरू किया है पता नहीं खत्म होगा जो है, हुँ। ये इसका शीर्षक है खाकी समय। अच्छा। खाकी यानी सब जानते हैं कि वो किस हुँ, चीज़ का प्रतीक है जो है। हुँ, तो इसमें पुलिस है और तमाम हमारा समाज है जो है, उसमें एक संवाद है कि प्रेमी और प्रेमिका किसी पार्क में बैठे हुए हैं जो है, हुँ। प्रेमी कहता है प्रेमिका से कि तुम कहो तो मैं आसमान से सितारे तोड़ के ला दूँ।
प्रेमिका कहती है कि मैं तुमसे इतनी कठिन चीज़ नहीं माँगूँगी, हुँ, सरल। तुम चले जाओ जो ये हरदोईगंज थाना है, हुँ, उसके इंस्पेक्टर हुँ। के कंधे पे जो सितारे लगे हैं, वो ला दो मुझे तोड़ के। ये शायद उससे भी कठिन है। तो ये इस तरह का उपन्यास है अच्छा, जो है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें कविता में जो नहीं आ सकती हैं, वो अ, इस उपन्यास के तरह से ज़रिए जो आप है पहुँचाना चाहते हैं अपने मन जी। की बात और इससे पहले भी आपने जो उपन्यास लिखा वो भी किसी घटना से प्रेरित था, तो यानी कि कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रभावित करती रहीं या आने वाले समय में करेंगी, तो उसी पर आपका लेखन जो है वो आधारित रहा है देखिए आपका? हमारे यहाँ की जो पुरानी कविता भी रही है, जो है जो हमारे महाकाव्य रहे हैं, हुँ, वो एक तरह के कविता में लिखे हुए उपन्यास ही थे। हुँ, चाहे आप जो है रामायण देख लीजिए या महाभारत जो है, तो उसमें कविता में है लेकिन उसमें कितनी कथाएँ, अंतर कथाएँ हुँ, हैं। तो उपन्यास भी एक तरह का मतलब ये गद्य का महाकाव्य हुँ, जी, है। कविता संग्रह है, उसका शीर्षक है धरा जी, का स्वप्नहरा है। अच्छा। ये सबसे लेटेस्ट संग्रह है जो हुँ, है। हुँ, तो इसमें ये है कि आदमियों के स्वप्न की बात होती है, हुँ, हाँ? कि हमें ये बनना है, वो बनना है। पृथ्वी का स्वप्न क्या है? हुँ, उसका स्वप्न हरा-भरा रहना, होना है जो है। जी, तो ये भी एक कविता है जो है, उसका एक अंश है। कविता का शीर्षक है डायरी में बारिश। अच्छा। बारिश बहुत सारे कवियों को जो है अरुण जी, आपकी प्रभावित कविताओं करती के है। शीर्षक जो है ना, वो अपने आप हुँ, में बड़े अनूठे हैं। तो जब आप शीर्षक मतलब सोचते हैं मन में, पहले कविता लिखते हैं कि पहले शीर्षक लिखते हैं? दोनों होता है। कई बार पहले शीर्षक लिख के कविता लिखते हैं, कई बार क्या होता है कि कविता लिख लेते हैं, फिर बाद शीर्षक में लिखते हैं। शीर्षक कई बार ये भी होता है कि जो शीर्षक लिख के हमने कविता लिखी थी, जो है बाद में उसका शीर्षक यानी बदल वही देते हैं, जी, जो है। जी। ये कई बार जब हम पढ़ते हैं ना, एक हुँ, हुँ, बार जब हम उसको लिखते हैं, तो हम उसको अपनी लिखी हुई तरह से पढ़ते हैं। हुँ, दोबारा जब उसको पढ़ते हैं, तो एक पाठक की तरह पढ़ते हैं हुँ। कि इसमें क्या हो पाठक को सकता कैसा था, लगेगा? कि हुँ, कैसा लगेगा। तो ये इसका शीर्षक है डायरी में बारिश। अच्छा। इसमें 7 कविताएँ हैं छोटी-छोटी, हुँ, 7 बिंब हैं दरअसल। जी। पहला है 16वीं बारिश के बाद आदमी किसी बारिश में नहीं, बारिश की स्मृति में नहाता है। हुँ, दूसरा है हर आदमी अपनी बारिश में हुँ, हुँ, अकेले नहाता है। बारिश में नहाते हुए कोई अकेला कहाँ रह पाता है। हुँ, कितने ही किस्से भीगते हैं हुँ, हुँ। अकेले आदमी के साथ। क्या बात 3 धरती के तपते चेहरे पर ठंडे छींटे मार रहा जो बादल, वह समुद्र के खौलने से बना है। है! तप कर ही बूझ सकते हो तपिश, और तप कर ही बुझा भी सकते हो तपिश। हुँ, 4 तुम्हारी आँखों में घुमड़ रहे बादल के भीतर जो भाप है, मुझे पता है उसमें कितना ताप है। हुँ, तो 5वीं है सपनों के बादल न सपनों की बूँदें, सपनों के झूले न सपनों के मीत, पर सपने की माया कि स्वप्न भर नहाया। क्या बात है! 6ठा है बारिश जो लाती थी खुशियों के खत, हुँ, कभी-कभी क्यों लेकर आती है आफ़त। जानते हैं सब पर मानते हैं कब। हुँ, और इसका अंतिम फंद है जहाँ से इस किताब का शीर्षक लिया है धरा का स्वप्नहरा है। रात भर मेघ झरा है, हुँ, धरा का स्वप्न हरा है, हरे-भरे में भूल गया मैं, मेरा सपना कहाँ धरा है। क्या बात है! बहुत खूब। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्या महसूस करते हैं और कागज़ पर उतरने के बाद वो कितना खूबसूरत लगता है। यही मुझे लगता है अरुण जी एक लिखने वाले हर एक व्यक्ति का यही सपना होता है कि जो मैंने लिखा है, वो सुनने में भी उतना सहज, उतना दिल को छू जाए और पढ़ने में भी उतना ही अच्छा हो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कविताएँ तो आपकी अच्छी दिल को छूने वाली हैं ही, लेकिन शीर्षक बड़े अनूठे हैं। आखिरी में कविता पढ़ता हूँ, पहाड़ झाँकता है नदी में। हुँ, इसमें पहाड़ और नदी जो हैं ये पुरुष और स्त्री के 2 रूपक हैं हुँ, हैं। और एक प्राकृतिक बिंब भी है कि अगर पहाड़ है, नदी है तो उसकी जो परछाई पड़ती है, जो एक हुँ, जगह मैंने देखा तो उसके बाद ये कविता आई। पहाड़ झाँकता है नदी में और उसे सिर के बल खड़ा कर देती है नदी। क्या बात है! पहाड़ झाँकता है नदी में और उसे सिर के बल खड़ा कर देती है नदी, लहरों की लय पर हिलाती, डुलाती, नचाती, कँपकँपाती है उसे। हुँ, पानी में काँपते अपने अक्स को देखकर भी कितना शांत निश्चल है पहाड़। हम आँकते हैं पहाड़ की दृढ़ता और पहाड़ झाँकता है अपने मन में, अरे! मुझ अचल में इतनी हलचल। सोचता है और मन ही मन बुदबुदाता है, किसी नदी के मन में झाँकने की हिम्मत ना करे कोई पहाड़। क्या बात है, क्या बात है! अरुण जी बहुत खूब और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद नीरा जी, आपको भी और आपके स्टूडियो पे आप लोग सृजन के नाम से जो ये श्रृंखला चला रहे हैं, जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज को नई-नई सृजनात्मकता से आप लोग परिचित करा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सृजन की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।